हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आज का टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन, जो कि कल जो वीडियो बनाई थी उसकी कंटिन्यूएशन में आज का ही टॉपिक मैंने लिया है। कल मैंने एंड में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है अंडर सेक्शन 155 यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है वो भी मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना, तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन वैलिड है या नहीं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये मेरा कल का क्वेश्चन था। आई होप आप में से किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, तो इसी बारे में आज उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सी, आज की वीडियो से 2-3 दिन पहले शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी इनहेरेंट पावर की। उसमें मैंने बताया था कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 484 सीआरपीसी में अगर कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है और हमें रेमेडी चाहिए किसी चीज से रिलेटेड, कोई प्रोसीडिंग से रिलेटेड हमें रेमेडी चाहिए, यानी कि कोई इरेगुलरिटी हो चुकी है, ठीक। तो अगर सेक्शन 1 से 482 में कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो हम जाएंगे हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 482, उसको बोलते हैं इनहेरेंट पावर। और अगर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 482 में प्रोविजन दे रखा है तो हमें फिर इनहेरेंट पावर की जरूरत नहीं है। तो जो मेरा क्वेश्चन था कि हाई कोर्ट पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, वो भी विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट, तो क्या वो इन्वेस्टिगेशन वैलिड है या नहीं? तो सिंपल सा आंसर है, वो इन्वेस्टिगेशन वैलिड नहीं है। इट मींस पुलिस ऑफिसर्स ने क्या कर दिया? पुलिस ऑफिसर्स ने इरेगुलरिटी कर दी है अपनी इन्वेस्टिगेशन में। जिन बच्चों ने पूरी सीआरपीसी पढ़ रखी है, क्या वो ये सोच सकते हैं कि ऐसे प्रोसीजर जो हुआ है, जो पुलिस ऑफिसर ने इरेगुलरिटी करी है, क्या इसका कोई प्रावधान सीआरपीसी में है? यानी सेक्शन 1 से 482 तक क्या बता रखा है कि अगर ऐसा हो जाए कि मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना आपने इन्वेस्टिगेशन कर दी तो इस प्रोविजन में आ जाओगे, इस सेक्शन नंबर में आ जाओगे? कहीं ऐसा है? कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो हमारे पास क्या राइट बचा? हमारे पास बचा राइट इनहेरेंट पावर का। तो हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे सेक्शन नंबर 482 ऑफ सीआरपीसी। किस अथॉरिटी के पास जाएंगे? हाई कोर्ट के पास। यहां तक बात समझ में आई कि हम हाई कोर्ट के पास 482 में इनहेरेंट पावर का यूज करते हुए चले जाएंगे कि ऐसे ऐसे पुलिस ऑफिसर ने एक इरेगुलरिटी कर दी है, उस इरेगुलरिटी को आप खत्म कर दीजिए। सी, जो ये इरेगुलरिटी होती है ये भी दो टाइप की होती है। दो टाइप की कैसे? दो टाइप की कैसे होगी इरेगुलरिटी? जो क्योर हो सके, यानी कि जिसको हम ठीक कर सकते हैं। भाई कोई बीमार हुआ तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना लेकर कि ऐसे ठीक कर दो, वो ठीक हो सकता है। तो ऐसी इरेगुलरिटी ठीक भी हो सकती है और ठीक नहीं भी हो सकती, जिसको बोलते हैं इनक्योरेबल। अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है तो वो क्योर भी हो सकती है और वो इनक्योर भी हो सकती है, यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो आपने इरेगुलरिटी कर दी, अब वो इरेगुलरिटी ही है और हम उसको कैंसिल कर देंगे, यानी जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। बट क्योर वाले में अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है, कोई गलती हो गई कोई प्रोसीजर फॉलो करते हुए, तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कोई ऐसी स्टेज है जहां पे इरेगुलरिटी को हम सही कर सकते हैं, ठीक। तो अब वो कौन कौन सी स्टेज है जहां पे इरेगुलरिटी को हम सही कर सकते हैं? यानी कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, जो इरेगुलरिटी में कन्वर्ट हो चुकी है, उसको कब क्योर माना जाएगा और कब इनक्योर माना जाएगा? इसके लिए हम डायग्राम से समझते हैं चीजें कैसे कैसे काम करेंगी। लेट्स सपोज इस स्टेज पर एफआईआर लॉन्च हुई है। एफआईआर कौन से सेक्शन में लॉन्च होती है? कमेंट में जरूर बताना, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक। इस स्टेज पर एफआईआर लॉन्च हुई, पुलिस ने यहां से लेकर यहां तक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये अपनी इन्वेस्टिगेशन हो गई स्टार्ट। इस पॉइंट पर
यानी इस स्टेज पर पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट लगाई। पुलिस रिपोर्ट कौन से सेक्शन में लगती है, किसी को आइडिया है? सेक्शन नंबर 173 क्लॉज 2। ठीक, यानी 173 क्लॉज 2 में पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दी, रिपोर्ट तैयार कर दी, तो वो इस स्टेज में पुलिस रिपोर्ट लगा दी। अब इस स्टेज के बाद क्या होगा भाई? ट्रायल, इंक्वायरी चली, ट्रायल चला और सपोज यहां पर जजमेंट सुना दिया गया। ठीक, इस स्टेज पर जजमेंट सुना दिया गया। अब जजमेंट आगे क्या होगा भाई? जो विक्टिम जिसके खिलाफ जजमेंट सुनाया वो चुप तो बैठेगा नहीं घर पर, तो वो क्या करेगा? वो अपील में जाएगा। तो इस स्टेज से अपनी अपील स्टार्ट हो गई। आई होप डायग्राम समझ में आया। नहीं समझ में आया मैं एक बार दोबारा बताता हूं। पेन का कलर चेंज करते हैं। इस वाली स्टेज पर किसी व्यक्ति ने एक एफआईआर लॉन्च कराई। कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 154। ठीक, 154 में पुलिस स्टेशन के पास एक व्यक्ति गया कि मेरे अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, आप एफआईआर लॉन्च कराइए। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दी। यानी कि एफआईआर कौन से ऑफेंस में होती है? कॉग्निजेबल। यानी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, पुलिस ने एफआईआर लॉन्च करी और यहां से स्टार्ट कर दी अपनी इन्वेस्टिगेशन। ठीक, पहला तो पॉइंट होता ही है। दूसरा पॉइंट, सपोज करो एफआईआर लॉन्च नहीं कराई, किसी ने कंप्लेन कर दी, या कंप्लेन भी छोड़ो, किसी ने कोई या आप एफआईआर ही लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एफआईआर उसने लॉन्च कराई 154 में, और दूसरा व्यक्ति आया, उसने एफआईआर लॉन्च कराई अंडर सेक्शन, एफआईआर 154 में तो लॉन्च नहीं हुई, 155 में एफआईआर लॉन्च नहीं होती। उसने इंफॉर्मेशन दी 155 में, सेक्शन 155 में पुलिस को एक इंफॉर्मेशन दी, और 155 में हमने क्या पढ़ा था? पुलिस अब उस इंफॉर्मेशन को डायरी में लिखेगी और इंफॉर्मेंट जिसने इंफॉर्मेशन दी वो मजिस्ट्रेट के सामने लेकर चला जाएगा, और अगर मजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करो 155 के ऑफेंस के अकॉर्डिंग, तो आप फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हो। ठीक, अब मेरा कल का क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में पूछा था वो यही था कि अगर 155 में मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, यानी आपने परमिशन ली नहीं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, तो एक ये इरेगुलरिटी है, क्योंकि 155 में बताया गया कि आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। जब तक मजिस्ट्रेट परमिशन नहीं देगा आप इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकते। ठीक, तो पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 155 में यहां से यहां तक अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस उसके बाद अपनी पीआर लगा दी। पीआर लगाने के बाद ट्रायल स्टार्ट हुआ और इस स्टेज पर जजमेंट आ गया। ठीक, जजमेंट आता है, उसके बाद फिर अपील स्टार्ट हो जाती है। तो अब हमारा क्वेश्चन था, दो टाइप की इरेगुलरिटी हमने पढ़ी थी, एक है इनक्योरेबल। तो पहले बात कर लेते हैं कि ऐसी इरेगुलरिटी जिसको इनक्योरेबल बोलते हैं वो किस स्टेज से शुरू होगी और किस स्टेज तक जाएगी। तो हम सेक्शन नंबर 482 का यूज करते हुए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे। कहां से कहां तक? यानी कि हम एप्लीकेशन लगाएंगे इस स्टेज से शुरू होते ही इस स्टेज तक। यानी कि आपने इस टाइम पीरियड में अगर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि साहब जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है वो पुलिस के पास तो पावर ही नहीं है, क्योंकि पुलिस को मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज ही नहीं किया था, परमिशन ही नहीं दी थी, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, तो सब इनकी इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दिया जाए, यानी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये इनक्योरेबल है, क्योंकि जो गलती पुलिस ऑफिसर ने करी है उसको सही नहीं किया जा सकता, ये इनक्योरेबल है, और उस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दिया जाए। ठीक, तो आप समझ गए होंगे इनक्योरेबल इरेगुलरिटी का स्टेज क्या है, किस स्टेज पे आप हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाओगे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस ड्यूरेशन में। क्योंकि ऐसे कैसे कि जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है तो एक्यूज के पास तो आएगी ना अरेस्ट करने या उससे पूछताछ करने,
तो ऐसा तो है नहीं एक्यूज को पता नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ हो चुकी है। तो जब उसको पता चलेगा तो वो हाई कोर्ट में 482 में एप्लीकेशन लगाएगा कि साहब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और पुलिस के पास मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, तो प्लीज कृपा करके इस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि ये इनक्योरेबल है, इसको हम सही नहीं कर सकते हैं। ठीक। दूसरी बात आती है क्योरेबल, यानी कि ऐसी इरेगुलरिटी जिसको हम सही कर सकते हैं। ठीक। इनक्योरेबल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्योरेबल, जिस इरेगुलरिटी को हम सही कर सकते हैं। तो बात आती है कब सही करेंगे, उनका क्या स्टेज है। तो हमने जो ये पढ़ा था, यहां तक तो हमने पढ़ लिया, यहां से लेकर यहां तक तो इनक्योरेबल है। सपोज करो ये वाली स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आई एम सॉरी, ये वाली स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इंक्वायरी और ट्रायल वाली प्रोसीडिंग। जैसे कि एग्जांपल लो, पुलिस एक्यूज के पास आई इन्वेस्टिगेशन के समय पूछताछ करने, फिर पुलिस ने पीआर लगा दी, अपनी पुलिस रिपोर्ट लगा दी और ट्रायल शुरू हो चुका है। ठीक। जैसे ट्रायल स्टार्ट हुआ, एक्यूज आ गया मजिस्ट्रेट के सामने कि साहब आपने तो परमिशन दी नहीं थी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर दो, क्वैश कर दो या इनवैलिड कर दो। तो मजिस्ट्रेट कहेगा कि मुझे तो परमिशन देनी थी, ठीक है इन्होंने नहीं ली, बट अगर आते तो मैं तो देता। छोड़ो इस बात को, छोड़ो। अगर मजिस्ट्रेट लीनियंटली इस चीज को ले ले तो ठीक। या फिर अपील के समय एक्यूज को ध्यान आया कि अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो तो सही नहीं थी, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने उन्हें ऑर्डर पास नहीं किया, तो परमिशन नहीं दी थी। तो अपील के समय अगर एक्यूज ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन जो सर स्टार्ट हुई थी उसमें मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया था, उस इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर दो। अगर खत्म हो जाएगी तो पुलिस रिपोर्ट जो लगी थी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ट्रायल और इंक्वायरी जो पहले हुई थी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस ड्यूरेशन से लेकर ये ड्यूरेशन प्लस ये ड्यूरेशन अपील वाले में, यानी कि अगर हम बात करें, एक मिनट रुकना, अगर हम बात करें कहां से कहां तक, किस स्टेज से, इस वाली स्टेज से, यानी जहां से इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, ट्रायल स्टार्ट हुआ है, जजमेंट हुआ है, अपील हुई, इस स्टेज पर अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो हाई कोर्ट के सामने कि साहब इनकी इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि ये इनक्योर है, तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा इस स्टेज से लेकर इस स्टेज तक कि ये क्योरेबल हो सकती है, यानी कि इसको हम ठीक मान सकते हैं कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी है वो ठीक है। चलो अब बात आती है क्योरेबल। क्योरेबल हम कैसे मानेंगे, ऐसा थोड़ी कि हर इन्वेस्टिगेशन को हम क्योरेबल मान लेंगे। उसमें भी जब हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है अंडर सेक्शन 482, किस स्टेज पर, स्टेज यानी कि फ्रॉम इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी शुरू होते ही अप टू जजमेंट, या अपील बोल लेते हैं, अपील और जजमेंट दोनों ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस स्टेज के समय अगर एप्लीकेशन लगी हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट पहले देखेगा कि ये क्योरेबल हो सकती है। अब बात आती है हो सकती है कैसे, तो क्योरेबल के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सेक्शन नंबर 465 सीआरपीसी। देखो मेरा ऑब्जेक्ट तुम्हें पहले इनहेरेंट पावर पढ़ाना था, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पढ़ानी थी, फिर इन्वेस्टिगेशन में आपको फिर ऐसा क्वेश्चन मैंने पुट ऑन किया जिसमें अब आप 465 में आ जाओगे, क्योंकि सीआरपीसी को इंटरलिंक करके पढ़ने में ही मजा है और आपको चीजें और क्लैरिटी में समझ में आएंगी। तो अभी हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 465 में लिखा क्या है। तो यहाँ पे लिखा है फाइंडिंग और सेंटेंस वेयर रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर ओमिशन इरेगुलरिटी। आगे ना इरेगुलरिटी कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर, सेंटेंस, जजमेंट पास किया है बट उस जजमेंट, ऑर्डर, सेंटेंस पास होने से पहले कोई इरेगुलरिटी हो गई थी, ठीक, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम सेक्शन 465 पढ़ते हैं। तो देखो
क्लॉज 1 में क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर एंड बिफोर कंटेंट, नो फाइंडिंग, सेंटेंस, ऑर्डर passed by court of competent jurisdiction shall be reversed, altered by court of appeal, confirmation, revision. ठीक, यहां पे लिखा है कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई सेंटेंस ऑर्डर पास कर दिया है तो उसको ना तो हम रिवर्स कर सकते हैं, ना ही हम उसमें कोई छेड़खानी करके अमेंडमेंट, ऑल्टर, चेंज कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता? वो कोर्ट जो कोर्ट ऑफ अपील है, कंफर्मेशन है या रिविजनल कोर्ट है। क्यों? किस ग्राउंड पे? कि साहब कोई एरर हुई है, कोई गलती वलती हो गई, ओमिशन हो गया, जो करना था वो नहीं करा, या कोई इरेगुलरिटी हो गई। देखा, इरेगुलरिटी आ गया ना वर्ड। या फिर कोई इरेगुलरिटी हो गई किस चीज में? इन दी कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल करते हो या उस प्रोसीजर में, समन्स के टाइम, वारंट के टाइम, प्रोक्लेमेशन के टाइम, या ऑर्डर जजमेंट के टाइम, या फिर ये वाले जो मैं समझा रहा हूं वो ये चीज है, अदर प्रोसीडिंग्स। अदर प्रोसीडिंग्स में आपकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी आ गई। यानी कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के समय कोई इरेगुलरिटी हुई है तो हम 465 में जाएंगे और चेक करेंगे। तो यहां पे लिखा है कि कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती अगर कोई एरर, इरेगुलरिटी हुई है, अनलेस, कब कर सकती है? यहां पे लिखा है अनलेस, कब कर सकती है? इन द ओपिनियन ऑफ दैट कोर्ट ए फेलियर ऑफ जस्टिस हैज बीन ओकेजन्ड देयरबाय, यानी कि जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो गया हो। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ तो ठीक है, कोई नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती हैं क्योंकि ये प्रोसीजर है, बहुत लंबे लंबे प्रोसीजर चलते हैं। अगर हर इरेगुलरिटी, एरर के लिए हम कोर्ट में आ गए तो केस खत्म ही नहीं होगा। ठीक, तो हम छोटी मोटी गलती के लिए इग्नोर कर सकते हैं। कब नहीं कर सकते? अनलेस, यानी कि तब नहीं कर सकते अगर कोर्ट की ओपिनियन के हिसाब से फेलियर ऑफ जस्टिस हो चुका है। ठीक, अब बात आती है फेलियर ऑफ जस्टिस कैसे डिसाइड करेंगे कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखा है इन डिटरमाइनिंग वेदर एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी in any proceeding under this code or any error, irregularity in any sanction for the prosecution has occasioned a failure of justice। यानी कि फेलियर ऑफ जस्टिस को पहचानने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि कोई एरर, ओमिशन, इरेगुलरिटी हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो फिर कोर्ट देखेगा, क्या देखेगा कोर्ट? द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फैक्ट वेदर द ऑब्जेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाओगे? एप्लीकेशन लगा के ही लगाओगे। whether the objection could and should have been raised at an earlier stage in the proceeding। क्या लिखा है यहां पे? at an earlier stage of proceeding, यानी कि कोर्ट देखेगी फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ, और फेलियर ऑफ जस्टिस को देखने के लिए कोर्ट ये देखेगी कि क्या आपने समय पर एप्लीकेशन लगाई थी, जो आपकी अर्लियर स्टेज थी, पहली स्टेज थी, यानी टाइम से आपने एप्लीकेशन लगाई थी। तो जो हमने अभी पढ़ा था एप्लीकेशन लगाने का, हमने क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन तो एक लगती है यहां से लेकर यहां तक। अगर इस स्टेज में, यानी कि एफआईआर और पीआर के बीच में आपने एप्लीकेशन लगाई तो वो इनक्योरेबल है, उसको क्वैश कर देगी हाई कोर्ट। ठीक, और अगर यहां से यहां के बीच में लगाई तो कोर्ट पहले चेक करेगी क्या ये क्योर हो सकती है। क्योर के लिए हम 465 जाएंगे, फेलियर ऑफ जस्टिस देखेंगे, और वहां पे क्या लिखा था कि आपके पास ऑप्शन था, अपॉर्चुनिटी थी ऑब्जेक्शन लगाने की सही टाइम पर। तो सही टाइम क्या था? सही टाइम ये था ना कि भाई आपको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, आप हाई कोर्ट में जाओ, बोलो इन्वेस्टिगेशन वैलिड नहीं है, परमिशन नहीं ली है मजिस्ट्रेट की, तो इस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दो। तो अगर आप यहां से यहां तक लगाओगे तो इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी क्वैश, क्योंकि इनक्योरेबल है, इसको हम सही नहीं कर सकते। और अगर यहां से यहां लगाओगे तो फिर कोर्ट देखेगी क्योरेबल। अब क्योरेबल में भी दो देखेगी। अगर क्योरेबल में फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, अगर क्योरेबल में फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तो उसको कर देगी क्वैश, और अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ तो नो क्वैश, खत्म नहीं करेगी, कहेगी कंटिन्यू करो। तो मेन ऑब्जेक्टिव होगा हमारे में कि हमें फेलियर ऑफ जस्टिस को देखना है। अगर हुआ है तो हम उसको कर देंगे क्वैश, यानी उस इन्वेस्टिगेशन की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ तो इन्वेस्टिगेशन को सही कर देंगे कि ठीक है, हम प्रोसीडिंग को आगे लेकर चलते हैं। आई होप
आपको एक क्लास समझ में आई होगी। और सीआरपीसी को कैसे इंटरलिंक करते हैं, पहले 482 में गया मैं, फिर 154 155 पर आया, फिर उनका इंटरलिंक कराते हुए 465 पर आ गया। तो सीआरपीसी को ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग बनेगी, समझ में आएगा। ऐसी ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी किसी अच्छे टॉपिक को लेकर।